Hello everyone, this is Imran. Welcome to the channel Usmani Classes. First of all, very happy Independence Day to all of you. 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। 75वीं वर्षगांठ जो हम मना रहे हैं। शुरू करते हैं। मुगल काल थोड़ा सा आराम से करेंगे क्योंकि हिंसात्मक वीडियो है, मतलब युद्ध की वीडियो है, पॉलिटिकल कैरियर है मुग़लों का, तो हम थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं इन सारी चीज़ों को। युद्ध के बारे में, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मुगल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या क्या बात कर ली थी? उनके साहित्य के बारे में बात कर ली थी, बेसिक इन्फॉर्मेशन उनके बारे में हमने बात कर ली थी, उनके आर्किटेक्चर के बारे में बात की थी, किसने क्या क्या निर्माण कराया था, और म्यूज़िक के बारे में बात कर ली थी, और पेंटिंग के बारे में बात कर ली थी। पेंटिंग का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है इसके बारे में बात कर ली थी हमने। जहांगीर का जो काल था वो पेंटिंग के उसमें स्वर्णकाल माना जाता था, और आर्किटेक्चर के उसमें अगर देखा जाए तो मुग़लों के जो स्वर्णकाल माना जाता है वो शाहजहाँ का था। स्टार्ट करते हैं हम इनके पॉलिटिकल कैरियर के बारे में। पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है मुग़लों की? सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1526 में युद्ध लड़ा जाता है, पहला पानीपत का, इब्राहिम लोदी और बाबर के साथ। ठीक है, बाबर उस युद्ध को जीत जाता है। ठीक है, उसमें उसने खास तरह की रणनीति का यूज़ किया गया था। तो 1526 में पहला युद्ध बाबर ने लड़ा इब्राहिम लोदी के साथ, पानीपत का। उसके बाद उसने खानवा का युद्ध लड़ा राणा सांगा के साथ। तो दो इंपॉर्टेंट युद्ध हुए। उसके बाद उसने आगे युद्ध लड़ा चंदेरी का मेदिनी राय के साथ, चंदेरी का युद्ध, और फिर घाघरा का युद्ध लड़ा उसने महमूद लोदी के साथ। और उसके बाद 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, कुछ बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो पहला युद्ध, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ अकबर के बीच में और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। दूसरा युद्ध फिर खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ, और तीसरा युद्ध चंदेरी का मेदिनी राय के साथ, और घाघरा का युद्ध फिर महमूद लोदी के साथ, और लास्ट में उसकी मृत्यु हो जाती है 1530 में। 1530 में मृत्यु के बाद उसका पुत्र यानी कि हुमायूं गद्दी पर बैठता है। हुमायूं की अगर हम बात करें तो 1530 में वो गद्दी पर बैठता है, 1540 तक। 39 और 40 में दो युद्ध शेरशाह सूरी के साथ लड़े जाते हैं। चौसा और कन्नौज का विलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, और शेरशाह सूरी है वो उस पर काबिज हो जाता है, सूर्यवंश की स्थापना हो जाती है। 15 साल तक यहाँ पे सूर्यवंश चलता है। उसके पास 1555 में फिर वापस दो युद्ध, मच्छीवाड़ा और सिरहिंद के युद्ध होते हैं। वापस हुमायूं फिर से आ जाता है दिल्ली की गद्दी पर। ठीक है, तो ये था 1530 से 1540। मैंने दो चीज़ें लिखी हुई हैं, 1555 से 1556 हुमायूं वापस दो युद्धों के द्वारा आ जाता है। ये बात हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, 1555 और 56 में उसकी मृत्यु हो जाती है। दीनपना नगर लाइब्रेरी की सीढ़ियों में नशे की हालत में से वो गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ये बात तब जब उसकी मृत्यु हुई होती है, वो जब गिर जाता है तो उसका पुत्र अकबर और अकबर का सेनापति बैरम खां पंजाब में एक विद्रोह था, उसका दमन करने के लिए गए हुए थे। यहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है। वो लोग वहाँ पे गए हुए थे, गद्दी खाली हो जाती है दिल्ली की। अब यहाँ पे आदिल शाह सूरी का सेनापति हेमू, जो कि हिंदू सेनापति था उसका, अब वो गद्दी पे काबिज हो जाता है, और यहाँ पे वो गद्दी पे काबिज हो जाता है। उसके बाद फिर इनको पता लगता है, इधर से आते हैं और वो इधर से। पानीपत का अब दूसरा युद्ध लड़ा जाता है। तो पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं, बैरम खां या हेमू के बीच में, या फिर अकबर और हेमू के बीच में। दोनों में से पहली प्रेफरेंस एक ही ऑप्शन में होगा, अकबर और हेमू, या फिर बैरम खां जो कि उसका सेनापति था। ठीक है, हेमू के बीच में। उसके बाद जब इसकी मृत्यु हो जाती है, हेमू को वहाँ पे उसको पराजित कर दिया जाता है, उसकी मृत्यु कर दी जाती है। ठीक है, उसके बाद राज्य अभिषेक हो जाता है अकबर का। अकबर को वहीं पे उसी जगह जहाँ पे वो उसकी मृत्यु होती है वहीं पे, हालांकि पंजाब में ही जब वो विद्रोह करने के लिए गया हुआ था तभी उसका पता लग जाता है बैरम खां को उसके हुमायूं की मृत्यु हो गई है। तो भी उसी के बाद ही तुरंत जो है अकबर का राज्याभिषेक उस टाइम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये पानीपत का युद्ध होता है। अकबर का राज्य, देखो जन्म की अगर हम बात करें तो 15 अक्टूबर को हुआ था 1542 को। ठीक है, कहाँ हुआ था? देखो उधर लिखा हुआ जन्म अमरकोट के राणा भीड़साल के यहाँ। जब चौसा के युद्ध और कन्नौज के युद्ध के बाद हुमायूं को वहाँ भागना पड़ा, वहाँ से गद्दी छोड़कर। ठीक है, जब शेरशाह सूरी ने उसको पराजित किया तो उसके बाद फिर उसको एक जगह मिली, अमरकोट के राणा भीड़साल के यहाँ पनाह मिली, और वहाँ पे उसकी जो पत्नी थी हमीदा बानो बेगम, वहाँ पे उसको एक बच्चे की पुत्र की प्राप्ति होती है और जिसका नाम अकबर रखा गया। ठीक है, राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को उसका राज्याभिषेक किया गया। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता कभी कभी, अकबर का जब राज्याभिषेक हुआ तो उस समय उसकी
आयु कितने वर्ष की थी, तो वो 13 वर्ष 4 माह कह सकते हो या फिर वो 14 वर्ष, इसका आंसर होगा 13 वर्ष 4 माह या फिर 14 वर्ष की उसकी आयु थी अकबर की जब उसका राज्याभिषेक होता है 1556 में 14 फरवरी। 14 फरवरी तो पता ही होगा सभी को, ठीक है, 14 फरवरी याद रख लेना। 1556, 13 वर्ष 4 माह या फिर 14 वर्ष उसकी आयु, इन दोनों में से जो भी आएगा ऑप्शन में, ये वाला अगर दोनों ही आ गए तो ये वाला टिक करना, अदरवाइज दोनों में से कोई सा एक होगा तो भी आंसर जाएगा। उसके बाद और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, ये तो अकबर की इन्फॉर्मेशन है, ये अकबर के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद उसको हुमायूं के बारे में एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन, लेनपुल का एक कथन था, उसने एक स्टेटमेंट दिया था, उसने बोला था यूं तो हुमायूं का अर्थ भाग्यवान होता है, हुमायूं का जो मीनिंग होता है नाम का भाग्यवान होता है, हालांकि वो भागते भागते ख़त्म हो गया, यानी कि उसकी मृत्यु भागते भागते हुई। पहले वो युद्ध से भागा था, उसके बाद फिर वो यहाँ पे सीढ़ियों से गिर के 1 साल के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यूं तो हुमायूं का, ऐसा किसने बोला था, क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा। यूँ तो हुमायूं का अर्थ जो है भाग्यवान है, फिर भी उसकी मृत्यु जो है भागते भागते हुई, तो ऐसा किसने दिया था ये कथन, लेनपोल इसका कथन था, लेनपोल का ये कथन था, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ज्योतिष शास्त्र पे कौन सा मुगल शासक था जो ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखता था, ये भी हुमायूं एग्जाम में पूछ लिया गया। ज्योतिष शास्त्र में यानी कि एस्ट्रोलॉजी में जो विश्वास रखता था, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र, ठीक है, भविष्यवाणी बताने वाले, उसमें वो विश्वास रखता था। सप्ताह के 7 दिन अलग अलग तरह के कपड़े, यानी कि जब वो अपने राज्य में आता था, जब वो अपने गद्दी पे बैठने आता था तो हर सप्ताह अलग अलग तरह के कपड़े पहन के आता था, 7 दिन अलग अलग कलर के अलग अलग तरह के कपड़े वो पहन के आता था, ऐसा उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था। ज्योतिष शास्त्र में विश्वास कौन रखता था और लेनपोल का क्या था कथन, और इसकी मृत्यु हुई कहाँ, दीनपना नगर में, वहीं पे जहाँ इसने बसाया था और वहीं पे इसकी कब्र भी है, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बाबर की बात करें तो बाबर की कब्र काबुल में, हालांकि मृत्यु उसकी आगरा में हुई थी और उसकी जो कब्र है वो काबुल में, ये बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। अकबर के बारे में हम बात करते थोड़ा सा, उसका जन्म होता है 15 अक्टूबर 1942 को अमरकोट के राणा बीरसाल के यहाँ। उसकी माँ थी हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की पत्नी, ठीक है, हमीदा, और उसकी दाई माँ थी महमंगा, जो उसकी भाई माँ थी या दाई माँ कह सकते हो, जो पालती हैं उनको, बच्चों को दूध पिलाती हैं, इस तरह की भाई माँ, ये महमंगा। आगे चल के इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला महमंगा का, क्योंकि आगे चल के ही अकबर के बिहाफ पे शासन करेंगी, और जिसको पर्दा शासन के नाम से भी जाना जाता है। पर्दा शासन जो है महमंगा, पर्दा शासन किसने किया था, यानी कि पेटीकोट शासन के नाम से भी जाना जाता है। पर्दा शासन या पेटीकोट शासन के नाम से भी आएगा। ये किसने किया था, महमंगा या जीजी अनगा, दोनों उसके नाम है। तो महमंगा की अगर हम बात करें, ठीक है, महमंगा उसकी दायमा, उसने ही पर्दा शासन किया था, यानी कि जब अकबर छोटा था पहले उसके बिहाफ पे बैरम खान ने शासन किया था, ठीक है। ये हम बात कर लें थोड़ी सी, 1556 से 1560 तक 4 वर्ष तक बैरम खान ने जो है अकबर के बिहाफ पे शासन किया था, हालांकि नाम अकबर का था, सारा काम बैरम खां कर रहा था। उसके बाद फिर बैरम खां को खान बाबा से बोलता था वो, और हज यात्रा पर भेज दिया जाता है। 1560 के बाद 1562 तक डायरेक्ट पर्दा शासन चला, महमंगा के कहने पर सब कुछ चलने लगा, और उसके बाद फिर वो इनडायरेक्ट रूल 1560 तक महमंगा का चलता रहा। 1564 में जब वो अकबर बड़ा हुआ, 1542 के बाद 1564 में 22 वर्ष का हुआ, तब उसने अपना शासन अपने हाथ में ले लिया और फिर सबको शासन से हटा दिया। तो 1556 में उसका राज्याभिषेक होता है 14 फरवरी को। 13 वर्ष 4 माह की उसकी आयु थी, या फिर 14 वर्ष कह सकते हैं अगर हम एक राउंड फिगर में ले तो। और उस टाइम तक जब शासन किया 1556 से 1560 तक राज्याभिषेक के बाद बैरम खान है, 60 से 62 तक डायरेक्ट रूल था बिल्कुल महमंगा का, और 60 से 62 से 64 तक इनडायरेक्ट रूल महमंगा का, जिसको पर्दा शासन के नाम से भी जाना जाता है। तो पर्दा शासन जो था वो किसने किया था, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो महमंगा इसका आंसर होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। उसके बाद युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं अकबर की। तो एक तो युद्ध हुआ था अकबर का, पहला ही पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू के साथ हुआ था, हालांकि वो बैरम खां उसका सेनापति इंपॉर्टेंट उस टाइम माना जाता है, ठीक है। तो एक तो उसका युद्ध हुआ पानीपत का। दूसरा युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध ऑलरेडी लड़ा जा चुका था बाबर के बीच और इब्राहिम लोदी के, और अब होता है दूसरा युद्ध अकबर का। उसके बाद ऐसे कुछ खास युद्ध हुए नहीं, छोटे मोटे युद्ध हुए। अकबर का फिर युद्ध हुआ गुजरात विजय। ये क्वेश्चन भी ऐसे एग्जाम में पूछा गया, गुजरात विजय अभियान जो था अकबर का कब हुआ, 1572 में। और 1572 गुजरात विजय के बाद ही उसने आके बुलंद दरवाजा, जो कि फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा और सलीम चिश्ती की दरगाह वाला फतेहपुर सीकरी नगर जो उसने बसाया था, फतेहपुर सीकरी में उसने आके बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। तो अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कब करवाया, गुजरात विजय के बाद। 1572 में गुजरात विजय हुई,
उसके बाद उसने पहली बार वहीं पे जब गुजरात विजय हुई तो वहाँ पे इस तरह का विद्रोह हुआ था, उसको दमन करने के लिए गया और वहाँ पे उसने अपना शासन करना शुरू कर दिया। पहली बार उसने समुद्र देखा और वहीं पे वो पहली बार पुर्तगालियों से भी मिला और थोड़ा दोनों के बीच में फिर संधि उन्धि हुई तरह तरह की। पुर्तगाली हालांकि आ गए थे भारत में 1498 में, पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा, ठीक है, तो ये भारत आ ही चुका था पहले ही। और ये बात तो चल रही है 1556 के बाद की, 1572 की बात की है ना, 1498 में ऑलरेडी आ चुका था पहला वास्को डी गामा पुर्तगाली, ठीक है, समुद्री मार्ग की जिसने खोज की थी। उसके बाद अगर हम बात करें गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया और उसके बाद अकबर की धार्मिक नीतियाँ, और हम बात कर लेते हैं अकबर की धार्मिक क्या क्या नीतियाँ थी। अकबर ने सबसे पहले तो 1562 में दास प्रथा का अंत कर दिया। जिस तरह के दास थे पहले से हम देखते, सबसे ज़्यादा दास दिल्ली सल्तनत में किसके थे ये बात हम कर चुके थे, ठीक है, और दास प्रथा का अंत कर दिया उसने। उसके बाद तीर्थ यात्रा कर, यानी कि जो हिंदुओं पर ज़्यादातर ये कर लगाए जाते थे, हिंदुओं पे जो तीर्थ यात्रा कर लगाया जाता था वो अकबर ने समाप्त कर दिया। यानी कि अगर कोई भी हिंदू अपनी तीर्थ यात्रा पर जाता है तो उसे एक तरह का कर देना पड़ता था, अगर वो कर नहीं चुकाया तो फिर वो अपनी तीर्थ यात्रा पर नहीं जा सकता। ये था तीर्थ यात्रा कर। तो 62 में उसने दास प्रथा का अंत, 1 साल के बाद 63 में उसने तीर्थ यात्रा का कर समाप्त किया और उसके 1 साल बाद उसने 64 में जजिया कर समाप्त कर दिया, ठीक है। पहले भी उसने समाप्त किया था जजिया कर, लेकिन कुछ मुस्लिम जितने भी धार्मिक नेता थे उस टाइम के, उनके विरोध में उसने फिर लगा दिया था और अंततः उसने फिर से समाप्त कर ही दिया। उसने 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। उसके बाद 1572 में गुजरात विजय, गुजरात विजय के बाद आके उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। बुलंद दरवाजे का निर्माण हम कर ही चुके हैं आर्किटेक्चर में बात। 1575 में इबादत खाने का निर्माण कराया। अब इसको समझ लेते हैं, इबादत खाना, इबादत खाने का मतलब ये नहीं कि इबादत करता था वो, नहीं, हर तरह के हर धर्म के लोगों को, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैनी, सब धर्म के लोगों को वो बुलाता था, धार्मिक नेताओं को बुलाता था, जो धर्म के अनुयायी थे उस टाइम के गुरु माने जाते थे, और उनमें डिस्कशन कराया जाता था, किसकी बात सही होती थी, किसकी बात गलत होती थी। और उसके बाद अगर कोई निर्णय नहीं निकलता था तो फिर अकबर ने चलाया मजहर की घोषणा कर दी 1579 में। 1579 में मजहर क्या था इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मजहर का मतलब हो गया अगर कुछ निर्णय नहीं निकल पाता था इनके बीच में तो जो अकबर ने बोल दिया बस वही मानना था सभी को, वही सर्वोपरि होता था, तो ये मजहर था। मजहर की घोषणा की अकबर ने 1579 में, और 1575 याद रख लेना इसको, 62, 63, 64, ठीक है, 62, 63, 64। 62 में उसने दास प्रथा का अंत किया, 63 के बाद 63 में उसने क्या किया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, और 64 में उसने जजिया कर समाप्त किया। 1572 में उसने गुजरात विजय की और मुजफ्फर खां तृतीय के साथ उसने युद्ध लड़ा। मुजफ्फर खां तृतीय वहाँ पे लिखा हुआ है। गुजरात विजय के बाद उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया और पुर्तगालियों से भी मिला। और समुद्री, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अकबर ने समुद्र कब देखा था, जब गुजरात विजय के लिए वो गया था। गुजरात विजय जो हुई थी, गुजरात जो हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था, मुजफ्फर खां थर्ड और अकबर के बीच में हुआ था, ये बात भी हम कर लेंगे। पहली बार उसने समुद्र देखा था। 1575 में इबादत खाने का निर्माण कराया। इबादत खाने का मतलब होता है तरह तरह के हर धर्म गुरुओं को वो बुला के, हर धर्म के गुरुओं को वो बुला के डिस्कशन कराया करता था। उसके बाद फिर वो मजहर की घोषणा कर दी उसने 79 में, और उसके बाद फिर 82 में उसने अपना एक अलग ही धर्म चला दिया। उसने सभी धर्म के जितने भी नैतिक कार्य थे, नैतिक नियम थे, जितने भी नियम कानून थे, सबको उसने सबके लिए लागू कर दिया और उसने दीन इलाही चलाया। तौहीद इलाही भी या दैवीय एकेश्वरवाद भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो दीन इलाही किसने चलाया, तो बड़ा ही फेमस क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, दीन इलाही किसने चलाया था। अकबर ने चलाया था, ऑब्वियस है, बिल्कुल। तौहीद इलाही के नाम से भी वो जाना जाता है और उसने दैवीय एकेश्वरवाद को भी उसको दीन इलाही को ही बोला जाता है। 1583 में उसने इलाही संबत, एक अलग ही संबत चला दिया। हमने तरह तरह के संबत पढ़े नहीं पढ़े हैं अभी, वो हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में जाके। विक्रम संबत हो गया, ठीक है, और हिजरी संबत हो गया, मुस्लिमों का बहुत तरह के संबत हैं यहाँ पे। तो इसी तरह से अकबर ने 1583 में इलाही संबत चलाया। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा, इलाही संबत किसने चलाया, अकबर ने 1583 में चलाया। उससे क्वेश्चन और कैसे पूछ लिया जाएगा, दीन इलाही किसने चलाया, देवी एकेश्वरवाद किसने, और तौहीद इलाही किसने चलाया, मजहर की घोषणा किसने की थी। यानी कि जो मैं बोलूँगा, जब कोई डिस्कशन नहीं निकलेगा, सभी धर्मगुरुओं के बीच में बात चल रही है, कोई डिस्कशन नहीं निकलेगा, तो अब जो अकबर बोलेगा बस वही सभी को मानना होगा।
नहीं मानोगे तो फिर पता ही है अकबर क्या कर सकता था। इबादत खाने का निर्माण कराया उसने। इबादत का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इबादत करता था वहाँ पे, वो सभी धर्मों के धर्म गुरुओं को बुला के वहाँ पे डिस्कशन किया करता था। उसके बाद और बात करते हैं, अकबर के समय विद्रोह भी हुए। एक तो सबसे बड़ा विद्रोह उसके खुद के पुत्र ने किया, सलीम ने, और सलीम ने 1599 में एक विद्रोह किया इलाहाबाद में। सलीम का विद्रोह हुआ इलाहाबाद का, और अकबर सलीम के कहने पर जो वीर सिंह बुंदेला ने हत्या कर दी अबुल फजल की। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला ने। विद्रोह जब हुआ था जहांगीर का या सलीम का विद्रोह 1599 में। उससे पहले अफगानी बलूचियों के साथ इसका एक विद्रोह हुआ था 1585 में, और इस विद्रोह में बीरबल मारा गया था। क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाएगा, बीरबल कौन से विद्रोह में मारा गया था? तो अफगान बलूचियों का जो विद्रोह हुआ था 1585 में, 1585 में जो विद्रोह हुआ था। 1599 में एक विद्रोह सलीम का हुआ था, ठीक है। वीर सिंह बुंदेला ने उसकी हत्या कर दी अबुल फजल की कहने से जहांगीर के, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट विद्रोह हुए 85 में जिसमें बीरबल मारा गया। उसके जो इंपॉर्टेंट और नवरत्नों में से एक था बीरबल, और अबुल फजल की भी हत्या उसमें हो गई 1599 में। जो उसका विद्रोह हुआ उसके पुत्र द्वारा, सलीम के द्वारा एक विद्रोह हुआ, और एक अफगान बलूचियों के द्वारा एक विद्रोह हुआ, उसमें बीरबल मारा गया। तो एक बार जल्दी से मैं सारी चीज़ों को बता देता हूँ जितना भी हुआ। सबसे पहले 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा गया, 27 में खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध 28 में, और 29 में घाघरा का युद्ध लड़ा गया। उसके बाद आ जाता है हुमायूं 1530 से 40 तक, और 40 में 39-40 में 2 युद्ध हो जाते हैं। चौसा और कन्नौज का हम पढ़ चुके हैं। शेरशाह सूरी आ जाता है 15 साल के बाद, और 15 साल के लिए, और 15 साल बाद फिर 55 में फिर से दो युद्ध होते हैं बिलग्राम और मच्छीवाड़ा के, और फिर से वापस हुमायूं को शासन मिल जाता है। अब वहाँ दिन पन्ना नगर की लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के उसकी मृत्यु हो जाती है, और फिर उसके बाद उसका पुत्र यानी कि अकबर 13 वर्ष 4 माह की आयु पे 14 फरवरी 1556 को गद्दी पे बैठता है, 14 वर्ष भी कह सकते हैं। और उसके बाद फिर वो दिल्ली की सल्तनत उसके हाथ में आ जाती है मुगल काल की। लेनपुल का एक कथन था, उसने ये बोला हुआ था कि यूँ तो हुमायूं का अर्थ भाग्यवान होता है, परंतु उसकी मृत्यु भागते भागते हो गई, मतलब वो भागते भागते ही मर गया। और वो ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखता था हुमायूं, और सप्ताह के 7 दिन अलग अलग तरह के कपड़े पहन के आता था। अकबर अमरकोट के राणा बीरसाल के यहाँ उसका जन्म हुआ, ठीक है, 15 अक्टूबर 1942 को। हमीदा बानो बेगम उसकी माँ, और महमंगा उसकी दाई माँ थी। महमंगा के लिए 2 बातें, एक तो उसकी दाई माँ, और दूसरी पर्दा शासन किसने किया था, पर्दा शासन के लिए कौन जिम्मेदार था या किसने किया था? तो महमंगा जीजियनगा। 1560 से 1564 तक ये शासन चला, और 56 से 60 तक चलता है बैरम खां का शासन, इनडायरेक्ट शासन, हालांकि नाम अकबर का लेकिन शासन कर रहा था बैरम खां, ठीक है। उसके बाद गुजरात विजय हुई थी 1572 में। उसके बाद ही उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया, और पुर्तगालियों से भी मिला वहाँ पर, और उसने पहली बार समुद्र भी देखा। अकबर की धार्मिक नीतियाँ 62 में उसने सबसे पहले काम किया दास प्रथा का तीर्थ यात्रा कर उसके 1 साल के बाद, और फिर उसने जजिया भी हटाया। 72 में उसने गुजरात विजय, और उसके बाद 75 में उसने एक अलग ही अपना इबादत खाने का निर्माण कराया। 75 के बाद 79 में मजहर की घोषणा कर दी, और 82 में अगर बात करें तो दीन इलाही एक अलग ही धर्म चला दिया। उस धर्म में क्या था, वो कोई मुस्लिम हिंदुओं का धर्म नहीं था, सबकी जितनी भी नैतिक नीतियाँ थी, नैतिक विचार थे, सभी धर्मों के उनको सबको मानने के लिए उसने कहा कि सभी को इनको फॉलो करना चाहिए। 1583 में उसने इलाही संबत, और फिर 2 इम्पोर्टेंट विद्रोह, 85 में अफगान बलूचियों का जिसमें बीरबल मारा गया, 99 में सलीम का उसके खुद के पुत्र का विद्रोह जिसमें बुंदेला ने अबुल फजल की उसमें हत्या कर दी थी। ये था अभी तक का सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि पॉलिटिकल हिस्ट्री मुगलों की। इसके बाद जो भी थोड़ी बहुत हिस्ट्री बचती है, ये हमने बात कर ली अकबर की, जहांगीर बचता, शाहजहां, और फिर एक औरंगजेब। कल की वीडियो में हम इसको ख़त्म कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर नए हो तो चैनल पर बेल आइकन जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सारी की सारी बहुत ही संक्षिप्त इन्फॉर्मेशन है, सभी वनडे एग्जाम के लिए, किसी एक के लिए नहीं। चाहे तुम CGL दो, SSC के सारे एग्जाम दो, किसी भी वनडे एग्जाम को दो, चाहे तुम UPSSC का कोई सा भी एग्जाम दो, सभी के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट ही वीडियो होने वाले। इससे ज़्यादा कुछ और ख़ास पूछे जाने वाला नहीं है इसमें, ठीक है। जितनी भी हमने बातें की हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही मैंने इसको सिस्टमेटिक वे में समझाने की कोशिश की है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।